हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडुटैप। आप सभी देख रहे हैं हमारी 21st रिवीजन क्लास फॉर द एएफएम कंपोनेंट और फॉर द अपकमिंग जैब एग्जाम। और इस वीडियो के अंदर हम अपना मॉड्यूल सी की डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने रखता हूं। लेट अस ट्राई टू आंसर दिस। Which one of the following approaches is not used for calculating the cost of equity capital? Equity capital की cost find करने के लिए कौन सा इसमें से अप्रोच यूज नहीं किया जाता है? नेट इनकम अप्रोच, बॉन्ड यील्ड प्लस रिस्क प्रीमियम अप्रोच, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल अप्रोच या अर्निंग प्राइस रेशियो अप्रोच। इक्विटी कैपिटल की कॉस्ट जनरेट करना, कितनी कॉस्ट आ सकती है आपकी इक्विटी कैपिटल की, कितनी कॉस्ट आ सकती है आप जो डेट कैपिटल लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी के लिए जब वो अपनी कैपिटल स्ट्रक्चरिंग की बात करती है। तो यहाँ पर कौन सा अप्रोच इक्विटी कैपिटल के लिए यूज नहीं होगा? नेट इनकम अप्रोच इज द करेक्ट आंसर हेयर। नेट इनकम अप्रोच जो है वो आपका इक्विटी कैपिटल के लिए नहीं, बल्कि आपकी जो वर्किंग कैपिटल है आपकी कंपनी की, उसको उसका स्ट्रक्चर वो उसको जानने के लिए जो है यूज किया जाता है, ना कि ये जानने के लिए कि इक्विटी कैपिटल का कॉस्ट क्या होगा। दिस इज अबाउट द वर्किंग कैपिटल, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दैट वर्किंग कैपिटल ऑफ ए कंपनी, उसके लिए नेट इनकम अप्रोच यूज की जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज इज नॉट यूज फॉर डिसाइडिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर? कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड करना है आप में कितना इक्विटी कितना डेट कैपिटल आप रेज करेंगे। सो कौन सा अप्रोच यहाँ पर यूज नहीं होगा? अभी हमने देखा कि कैपिटल स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करने के लिए वर्किंग कैपिटल आपकी कैसी रहेगी, कितनी रहेगी। नेट इनकम अप्रोच तो हम उसी के लिए यूज करते हैं। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच इज ऑल्सो यूज फॉर दैट एंड ट्रेडिशनल पोजिशन इज ऑल्सो यूज फॉर दैट। द कैपिटल एसेट प्राइस मॉडलिंग दैट इज CAPM अप्रोच इज नॉट यूज फॉर डिसाइडिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर। बेसिकली दिस इज अ प्राइस मॉडलिंग अप्रोच जो ये बताता है आपको कि आप जितना अपना एसेट, आपके पास जो कैपिटल एसेट्स हैं, उसका प्राइस कैसे आप डिटरमिन करेंगे। वो अप्रोच आपका CAPM अप्रोच है, ना कि ये बताने का कि कैपिटल स्ट्रक्चर आपकी कंपनी का किस तरीके का रहेगा। राइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स अ टैक्स शील्ड? टैक्स शील्ड यानी कि कौन सी आपकी जो फॉलोइंग आपकी जो इनकम्स हैं, एसेट्स हैं, वो टैक्स डिडक्टिबल एक तरीके से हैं या जिन पे आपका टैक्स नहीं बनता है। ठीक है, तो वो आपको बताना है। इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट्स, इंटरेस्ट ऑन इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स। अब देखिए, टैक्स डिडक्टिबल जो भी आपका एक्सपेंस होगा वो एक्सपेंस होगा जो आप अपने डेट को रीपे करने के लिए पे करते हैं। ठीक है, तो जो भी कंपनीज डेट उठाती हैं, इक्विटी की बात नहीं हो रही यहाँ पर, डेट की बात हो रही है, उस डेट को रीपे करने के लिए जो आप इंटरेस्ट पेमेंट्स करते हैं, दीज आर यूजुअली टैक्स डिडक्टिबल। कुछ सिनेरियोज के अंदर कुछ कंडीशंस अगर फुलफिल नहीं हो रही तो उस पर भी टैक्स बन सकता है। लेकिन अगर आप बॉन्ड्स के ऊपर इंटरेस्ट दे रहे हैं, आप फिक्स डिपॉजिट्स जो है उसके ऊपर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, आप इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स के ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें जो हैं वो आपकी टैक्स डिडक्टिबल हैं एंड ऑब्वियसली ये आपके टैक्स शील्ड के अंदर आएंगी। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? करेक्ट स्टेटमेंट यहां पर क्या है? Retained earnings of a firm have no cost while arriving at the weighted average cost of capital. So कंपनी की जो रिटेन्ड अर्निंग्स है उनका कोई भी रूल नहीं होगा, उनका कोई कॉस्ट नहीं होगा। तो ऐसा कैसे हो सकता है? कॉस्ट तो जरूर होगा हमारी रिटेन्ड अर्निंग्स का। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है। फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिड्यूसेस द वेटेड एवरेज कॉस्ट। देखिए, फ्लोटेशन कॉस्ट जब आपकी कैपिटल की रहेगी, इसका मतलब द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज चेंजिंग विथ टाइम बिकॉज ऑफ सर्टन कंडीशंस, और इसकी वजह से जो आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट है वो आपका कम हो सकता है। ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, ये स्टेटमेंट में कोई जरूरी नहीं है कि ये स्टेटमेंट सही हो। फ्लोटेशन कॉस्ट रहेगी तो आपका वेटेड एवरेज जो कॉस्ट है उसको बढ़ा भी सकती है। अगर वो कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है तो इससे आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट जो है वो भी इंक्रीज होगा। ठीक है। नॉर्मली द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल इज हायर देन द कॉस्ट ऑफ डेट। अब ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे इक्विटी की कैपिटल रेज करना वो कंपनीज को कॉस्टली पड़ता है, जबकि अगर आप डेट उठाते हैं तो डेट का इंटरेस्ट पेमेंट जो आप करेंगे वो कंपैरेटिवली आपको चीपर रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए आप देखेंगे कि मोस्टली वो कंपनीज, जैसे कि अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, कोई ऐसा प्रोजेक्ट लग रहा है जिसका जस्टेशन पीरियड काफी लंबा है और उसके अंदर जो भी आपको कैपिटल चाहिए, वो कैपिटल को रीपे करना बहुत लंबे टाइम के ऊपर आपको रीपे करना रहेगा, और वो कैपिटल जो है उसका कॉस्ट अगर बहुत ज्यादा रहा तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो सफर कर सकता है। तो वहां पर यूजुअली जो है ज्यादातर कैपिटल डेट के माध्यम से उठाया जाता है। लेकिन जो कंपनीज हैं जिनका एक रेगुलर अर्निंग फ्लो है, जो एक रेगुलर ऑपरेटिंग इनकम जनरेट कर रहे हैं, वो अपना जो कैपिटल उठाते हैं वो कोशिश करते हैं कि इक्विटी के थ्रू कैपिटल उठाई जाए। भले उसका कॉस्ट हायर रहेगा, लेकिन वो जो इक्विटी है वो लॉन्ग टर्म फंड्स की तरीके से आपके पास रहेंगी, उसका कोई रीपेमेंट पीरियड आपके लिए नहीं रहेगा। ठीक है। टैक्सेशन इज नॉट अ कंसिडरेशन व्हाइल डिसाइडिंग ऑन कैपिटल स्ट्रक्चर। ऑब्वियसली टैक्सेशन एक बहुत बड़ा कंसिडरेशन होता है, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। हमारा बी स्टेटमेंट भी रॉन्ग था, ए स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टेक्स इनटू अकाउंट टाइम वैल्यू ऑफ मनी? इन्वेस्टमेंट अप्रेजल आप करते हैं तो कौन सा अप्रोच
जो है वो टाइम वैल्यू को जो है अकाउंट में लेता है, उसको कंसिडर करता है कि जो मनी है उसकी वैल्यू टाइम के साथ जो है वो चेंज होती है, और जो पैसा आज आपको मिल रहा है उसकी वैल्यू ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सेम अमाउंट ऑफ मनी अगर आपको फ्यूचर में मिलती है तो उसकी उतनी वैल्यू नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का कौन सा अप्रोच है? अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड। दिस इज द मेथड विच एक्चुअली डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न कौन सा मेथड है? ये मेथड आपकी अकाउंटिंग बुक्स के अंदर जो इंटरेस्ट रेट मेंशन्ड है, आपके अकाउंटिंग बुक्स के अंदर जो इनकम और जो कैपिटल मेंशन्ड है उसको उसकी प्रेजेंट फेस वैल्यू के ऊपर लेता है, उसकी टाइम वैल्यू कंसिडर नहीं की जाती है। लेकिन अगर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न देखें, पे बैक पीरियड मेथड देखें, तो ये जो दोनों मेथड हैं ये आपके सॉरी इसमें जो आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड है, दिस टेक्स इनटू अकाउंट द टाइम वैल्यू ऑफ द मनी। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में बेसिकली हम देखते हैं कि हर पीरियड के साथ आपका जो टाइम की वैल्यू है वो कम होती जा रही है, तो देयरफॉर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का जब आप कैलकुलेट करेंगे, उससे आपके इन्वेस्टमेंट का अप्रेजल आप करेंगे, तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी आप अकाउंट में ले रहे हैं। पे बैक पीरियड मेथड में अगेन यू डू नॉट टेक टाइम वैल्यू ऑफ द मनी इनटू अकाउंट। तो करेक्ट आंसर यहां पर बनना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, ओनली द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड इज द मेथड विच टेक्स टाइम वैल्यू ऑफ द मनी इनटू अकाउंट। Next is question number 6. Which of the following statements is not true for an infrastructure project? Infrastructure project के लिए कौन सी statement गलत है, not true है? इट हैज़ अ लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड। येस, इट हैज़ अ लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड। पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में काफ़ी टाइम लगता है और इससे रिटर्न्स को जनरेट करने में और भी ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, तो पहले पूरा प्रोजेक्ट बनेगा, उस प्रोजेक्ट के बनने के बाद उससे रिटर्न्स आने शुरू होंगे और तब जाकर के जो भी डेट उठाया गया या जो भी कैपिटल ली गई, चाहे वो डेट हो चाहे वो इक्विटी हो, उसको रीपे करना स्टार्ट होगा। तो एक लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड होता है, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। इट रिड्यूसेस द रिस्क फॉर द लेंडर। This is a lender. It reduces the risk for the lender as his funds get assured deployment for a long time. नहीं, it does not reduce the risk, it actually increases the risk for the lender. अगर जेस्टेशन पीरियड लंबा है, इसका मतलब रीपेमेंट पीरियड जो होगा उसका और भी लंबा होगा और इससे आपका रिस्क जो है वो कम नहीं होता है। एक्चुअली आपके फंड्स उनकी डिप्लॉयमेंट तो चल रही है फॉर अ लॉन्ग टाइम, लेकिन द रिटर्न्स आर नॉट एश्योर्ड, राइट? सो देयरफॉर इट इज नॉट इट इज नॉट रिड्यूसिंग द रिस्क फॉर द लेंडर। ये कम नहीं कर रहा है रिस्क को, ये बढ़ा रहा है। नॉर्मली द डेट इक्विटी रेशियो इज हाई फॉर एन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। यस, डेट इक्विटी रेशियो हाई रहता है, डेट जो है वो ज़्यादा उठाई जाती है मार्केट से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए। इक्विटी का जो रेशियो है वो एज कंपैरिजन कम रहता है। द इंप्लीमेंटेशन पीरियड इज यूजुअली लॉन्ग। अगेन इंप्लीमेंटेशन पीरियड भी ज़्यादा होता है, जेस्टेशन पीरियड ज़्यादा है इसी वजह से, क्योंकि इंप्लीमेंटेशन पीरियड भी जो है बहुत ज़्यादा है इस प्रोजेक्ट का। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि गलत स्टेटमेंट है। Next is question number 7. Which of the following is not a source of funds for meeting the cost of purchase of fixed assets by an enterprise? अगर कोई कंपनी फिक्स्ड एसेट्स खरीदना चाह रही है, ये एसेट्स बेसिकली जो है वो कैपिटल के को रेज करके ये फिक्स एसेट जो है वो खरीदे जाने चाहिए। तो जैसे कैसे खरीद सकते हैं? क्रेडिट बाय सप्लायर ऑफ एसेट्स, वो एसेट्स जो सप्लाई कर रहा है उसे क्रेडिट पे लीजिए, बिल्कुल ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे अपनी कंपनी के अंदर लेटेस्ट से 50 कंप्यूटर्स इंस्टॉल करवाने हैं, उन 50 कंप्यूटर्स को इंस्टॉल करवाने के लिए क्या मेरे पास तरीके हो सकते हैं? मैं उन कंप्यूटर्स को क्रेडिट पे परचेज कर सकता हूँ, जो भी सप्लायर है, यानी जो भी कंप्यूटर शोरूम है, जो भी कंप्यूटर की जो शॉप है हार्डवेयर की, उससे मैं ये सारे कंप्यूटर जो है वो क्रेडिट पे उठा रहा हूँ और उसको मैं बोल रहा हूँ कि इसकी पेमेंट जो है वो एक रेगुलर तरीके से, चाहे वो ईएमआई से, चाहे वो एक फिक्स डेट पे मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। तो ये बिल्कुल एक तरीका है। ठीक है, इंटरनल एक्रूवल से आप कर सकते हैं, बिल्कुल इंटरनल एक्रूवल जो आपकी कंपनी के अंदर जो भी इंटरनल कैपिटल जनरेट हो रही है उसको यूज करके आप एसेट्स अपने खरीद सकते हैं। यानी कि जो आपकी इनकम हो रही है वो इनकम आप जब सेव कर रहे थे, आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, उसका आपको रिटर्न आ रहा है, ये सारी चीजों को आप इकट्ठा करके यू कैन परचेज फिक्स एसेट्स। ऑब्वियसली डिबेंचर्स के थ्रू कर सकते हैं। यस, डिबेंचर्स यानी एक तरीके से मार्केट से लोन उठा करके आप अपना एसेट्स खरीद सकते हैं। ठीक है, deferred payment guarantee. Deferred payment guarantee is not something for which you can use for purchase of fixed assets. DPG बेसिकली क्या होता है? बैंक्स की तरफ से इशू किया जाता है यूजुअली, लेकिन कोई कॉर्पोरेट्स भी इशू कर सकते हैं, जहां पर आप एक गारंटी देते हैं कि जो पेमेंट अभी आपको बनती है ये फ्यूचर में एक टाइम पर की जाएगी, उसकी गारंटी है। अगर वो पेमेंट करने वाला जो सप्लायर है या वो परचेजर है, अगर वो फेल होता है तो उसको बैंक जो है उसकी गारंटी देता है कि हम ये पेमेंट आपकी पूरी करेंगे। ठीक है, तो ये जो डीपीजी है, दिस इज नॉट समथिंग विच इज यूज फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। Next is question number 8. Which of the following is a ratio indicative of repayment capacity of a borrower for a term loan? टर्म लोन ले रखा है और उसकी रिपेमेंट कैपेसिटी कम है या ज़्यादा है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, लास्ट आई थिंक लेक्चर के अंदर भी इसको डिस्कस किया था। डेट सर्विस कवरेज रेशियो, डेट सर्विस कवरेज रेशियो इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस, विच एक्चुअली टेल्स द कैपेसिटी ऑफ एनी बोरोवर कि उसका जो रीपेमेंट करने का कैपेसिटी है, उसकी रिपेमेंट करने की जो क्षमता है वो कितनी ज़्यादा है या कितनी कम है। तो डेट सर्विस कवरेज रेशियो इज द करेक्ट आंसर। Next is question number 9. If the repayment period of an existing term loan is increased, what will be the impact on DSCR? अगर repayment period बढ़ा दिया जाए तो
ऑब्वियसली अगर आप क्या करें कि आपका लोन जो है वो एग्जिस्टिंग टर्म लोन है वो फिक्स है, राइट, लेकिन अगर रिपेमेंट पीरियड बढ़ाएंगे उसका तो क्या बढ़ जाता है, उसका जो टेन्योर है एक तरीके से वो बढ़ गया, और रिपेमेंट पीरियड बढ़ने की वजह से जो उसको इंटरेस्ट पेमेंट्स देनी थी वो इंटरेस्ट पेमेंट्स जो है वो थोड़ी सी कम हो सकती हैं अगर वो उसका रिपेमेंट पीरियड बढ़ा देते हैं, तो इंटरेस्ट रेट अगर अनचेंज है। इस केस में आपका जो डेट सर्विस कवरेज रेशियो है वो इंक्रीज हो जाएगा। कैसे इंक्रीज हो जाएगा? क्योंकि रिपेमेंट पीरियड बढ़ने से आप डेट सर्विस कवरेज रेशियो में न्यूमिनेटर में क्या रखते हैं, नेट ऑपरेटिंग इनकम, मतलब आपका जो नेट रेवेन्यू आ रहा है उसमें से आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर दीजिए, राइट, और ये इनकम आपकी इंक्रीज हो जाती है विथ टाइम। विथ टाइम अगर रिपेमेंट पीरियड बढ़ा है तो आपकी जो इनकम का फ्लो है वो भी लगातार बढ़ता रहेगा, तो ऑब्वियसली आपकी जो डेट सर्विस कवरेज रेशियो है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, क्योंकि आपका जो लोन है, ये लोन जो है ओवर टाइम अगर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे लंबे समय के अंदर तो वो जो लोन है उसका अमाउंट भी कम हो जाएगा, पर मंथ या पर क्वार्टर आपको जो पैसा देना है वो भी कम हो जाएगा, और इस वजह से भी आपका DSCR जो है वो बढ़ेगा, राइट। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, इट विल इंक्रीज। Next is question number 10. The EMI method of repayment is most suitable for loans to which of the following types of borrowers? किन लोगों के लिए EMI मेथड बहुत सुटेबल है? एग्रीकल्चरल टर्म लोन्स टू फार्मर्स, क्या फार्मर्स के लिए बेहतर है? फार्मर्स के लिए इतना सुटेबल इसलिए नहीं होता बिकॉज फार्मर्स की रेगुलर इनकम नहीं है। फार्मर्स की इनकम जो है वो सीजनल आती है, एक सीजन अगर क्रॉपिंग का, खरीफ का, रबी का खत्म होता है, उसके बाद जब क्रॉप्स मार्केट में जाकर सेल होती है तब फार्मर को इकट्ठे जो है वो इनकम आती है, और ये इनकम हो सकता है कि उसके 6 महीने के लिए अब यही इनकम उसकी हो, और हो सकता है फिर अगली नेक्स्ट इनकम अगर उसको मिलेगी तो वो अगले 6 महीने के बाद मिलेगी या 2 महीने या 3 महीने के बाद मिलेगी, तो हर मंथ के साथ वो अपनी इनकम नहीं जनरेट करते हैं, एंड देयरफॉर ईएमआई उनके लिए मोस्ट सुटेबल तरीका नहीं हो सकता है। लोन्स टू सैलरीड एम्प्लॉइज, यस, सैलरीड एम्प्लॉइज के लिए तो ईएमआई बनी है। सैलरीड एम्प्लॉइज के साथ क्या सिचुएशन है कि दे विल गेट अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इनकम पर मंथ, वो इनकम एश्योर्ड है और वो आपको हर मंथ मिलने वाली है, और वही अमाउंट आपको मिलने वाला है, उसमें अगर कुछ इंक्रीज होगा तो वो टाइमली जो भी कंपनी का रूल होता है उसमें इंक्रीज होगा, लेकिन ईएमआई मेथड आपको यही चाहिए होता है, उन लोगों के लिए ईएमआई मेथड आप लगाते हैं हु गेट रेगुलर इनकम ऑन अ मंथली बेसिस, और ये रेगुलर इनकम होने की वजह से वो अपनी इंस्टॉलमेंट्स को रेगुलरली पे कर सकते हैं, ठीक है। तो सीजनल इंडस्ट्रीज का लोन्स, अगेन वही फार्मर्स वाली दिक्कत है यहाँ पर भी कि फार्मर्स को ही जैसे सीजनल इनकम मिल रही है, सीजनल इंडस्ट्रीज में भी जो इनकम जनरेट होगी सीजनली होगी, तो हो सकता है कि वो ईएमआई के तौर पे नहीं, हो सकता है कि वो सेमी एनुअली या इवन क्वार्टरली वो आपकी इंटरेस्ट पेमेंट्स कर सकें, ठीक है, लेकिन वो ईएमआई के तौर पे अपनी पेमेंट्स नहीं कर पाएंगे। क्रॉप लोन्स टू फार्मर्स, वही बात हो गई, एग्रीकल्चरल टर्म लोन्स जैसे हम फार्मर्स को क्यों नहीं दे रहे हैं, उसी रीजन की वजह से हम फार्मर्स के जो क्रॉप लोन्स हैं उस पर भी ईएमआई जो है हम नहीं वसूलते हैं, ठीक है। सैलरीड एम्प्लॉइज आर द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट्स फॉर रीपेइंग एनी लोन इन द फॉर्म ऑफ एन ईएमआई। क्लियर? सो करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, और इसी के साथ ये वीडियो मैं यहाँ पर कंक्लूड कर रहा हूँ। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल अगेन कंटिन्यू विद द मॉड्यूल नंबर सी ऑफ आर सेशंस, और कुछ न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर, विच आर रिलेटेड टू आइदर फॉरेक्स अरिथमेटिक और फॉर कैलकुलेशन ऑफ आईटीएम। ओके, सो आप तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद एंड जय भारत।